शेयर बाजार जब थप्पड़ मारता है ना, तो ऐसा थप्पड़ खींच के मारता है कि कान हो जाता है सुन और कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। फनी है बट रियलिटी है। ऐसा ही सिचुएशन मेरे साथ हुई थी इन DHFL, और आपने कमेंट करके भर दिया दैट यू वांट माय DHFL स्टोरी ऑफ हाउ आई लॉस्ट लैक्स। वेल, आज वही मिलने वाला है। चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज आपको बताने वाला हूँ how I lost lakhs in DHFL. पूरी स्टोरी बताऊंगा मैंने क्यों किया, कब किया, कैसे किया, so that you can understand my situation. और एंड में बताऊंगा what did I learn from it and what can you learn from it. चले, कहानी शुरू होती है 8th November 2016. Yes, the night जहाँ पे आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए एंड ही अनाउंस्ड डीमोनेटाइजेशन। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सब शॉक में थे, लोग कॉल कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा हर जगह रायता फैल गया था। राइट, अब हम हैं इन्वेस्टर, सबसे पहले दिमाग का चलता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का है। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो रियल एस्टेट, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं दैट इंडिया में रियल एस्टेट बिजनेस में इन कैश का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब डीमोनेटाइजेशन से कैश ही हट गया पूरा रियल एस्टेट ड्राई कर चुका था। आई विल शो यू द फैक्ट्स। आप ये देखिए निफ्टी रियलिटी का ग्राफ पूरा कैसे नीचे आ गया था। एंड अगेन, निफ्टी रियलिटी क्या होता है? निफ्टी रियलिटी एक इंडेक्स है ऑफ ऑल द रियल एस्टेट कंपनीज, ठीक है? ये है उसके सारे कंपोनेंट्स। तो आपको आइडिया पड़ जाए तो मैं हर स्पेसिफिक स्टॉक में दिखा रहा हूं, अब निफ्टी रियलिटी को ट्रैक कर सकते हो। एंड सेम सिचुएशन DHFL के साथ भी थी यार। DHFL का भी स्टॉक सीधा टक नीचे। अब मेरा ना मन रियल एस्टेट में आ गया। बहुत मी ऐसा थॉट किया, देखो रियल एस्टेट चलना तो है ही ना, और अगर इतना नीचे हो गया है और इतना अंडर वैल्यूड हो गया है, दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एंटर। अब मेरा ना एक हमेशा सॉफ्ट स्पॉट रहता है, वो है बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर ना हमेशा ही मेरा सॉफ्ट स्पॉट है, मतलब आई जनरली लाइक बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर के इन हैंड आता है NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो मैंने सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रैकेट में क्यों रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेम लाइन आ जाएगा, इनमें अच्छा NBFC कौन है? और मुझे एक ही आंसर मिला, वो था DHFL। और मैंने इतने मन बना लिया कि DHFL में तो इन्वेस्ट करना ही है। तो ऑन 6 जनवरी 2016 हमारी एवरेज बाइंग प्राइस अराउंड 252 के पास बैठी थी। हमने DHFL खरीद लिया, और हमारे खरीदने के बाद आपको पता ही क्या हुआ? DHFL का ये हुआ, मतलब नेक्स्ट लेवल। बोथ मी एंड नित्या हम एकदम पागल हो गए थे कि भाई हो क्या रहा है। अगस्त के टाइम मुझे याद है जो हमने 252 का एवरेज बाई प्राइस था ना, वो 450 तक DHFL चला गया था। हमारी हालत खराब हो गई थी, बताओ। मतलब मार्केट में बताऊं क्या होता है कि जब आपका प्रॉफिट होगा ना, आपके अंदर आग लगी होगी। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट, आपके साथ भी हुआ होगा। जब आपका प्रॉफिट होता है ना, अब हर 5 सेकंड में स्क्रीन देखोगे, अच्छा क्या था प्रॉफिट, अच्छा कितना हुआ। हर 2 घंटे में आप अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे, और जब आपका नुकसान होता है आप क्या बोलते हैं? हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, राइट? इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। सिटिंग ऑन प्रॉफिट्स बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, अंदर आग लग जाती है। अब ये 252 का 450 हो गया। मैं और आदित्य पागल हो गए, हमें नींद नहीं आ रही, हम सो नहीं पा रहे, बस दिमाग में लग रहा है यार कहीं गिर ना जाए, बेच दे गिरे ना, बेच दे गिरे ना। वी कुड नॉट हैंडल द प्रॉफिट। और अगर आपको लग रहा है कि क्या बकवास कर रहे हो, तो दोस्त ट्रस्ट मी, इफ यू आर इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट्स ना, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो पानी हमारे सर के ऊपर से निकल गया था। वी कुड नॉट हैंडल इट। दोनों इतने मेरे हैंड्स नाम वी थेट की भाई जो है पकड़ो। तो अगस्त 2017 में हमने बेचा, हल्के हल्के ऑफलोड करते गए, और हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस थी ऑफ 490। अब आप ये सोचो, 254 पे खरीदा था, 490 पे बेचा, मतलब 92% प्रॉफिट। मतलब एक 254 के शेयर में मैंने 236 रुपीज और कमाए। पैसे डबल, 8 महीनों में पैसे ऑलमोस्ट डबल। यार मैं और आदित्य ना खुशी से पागल हो गए थे, बट ये खुशी ना 1 हफ्ते से ज्यादा चली नहीं, बिकॉज हमारे बेचने के बाद भी स्टॉक ऊपर चला गया। वाह, प्रॉफिट भी कमाया, उसके बाद भी रो रहा है। जब आपके बेचने के बाद वो शेयर और ऊपर जाता है ना, जो आपने प्रॉफिट कमाया उससे फर्क नहीं पड़ता। 1-1 रुपए प्राइस जाती है, उतना ज्यादा ही दिल जलता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब कहने को तो हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट हम सब खुशी थे, बट वही हम दोनों का ना DHFL में मन अटका रहता था। DHFL तो दिन में खुलता ही खुलता था, कभी ना कभी, और काफी टाइम निकल गया, 2-3 महीने निकल गए, और हमारे दिमाग में था। अब मैं स्टडी आपको बताता हूँ, स्टडी क्या हो रही थी आसपास। मैं देख रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर
8 साल से, मतलब 2017 एंड का टाइम आ गया था, 8 साल से डाउन ट्रेंड में था और अब चढ़ने का टाइम आ सकता है, सिक्लिकल है। उसके बाद रेरा आ गया था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये 2016 में गवर्नमेंट ने बनाई थी, ठीक है, रियल एस्टेट को थोड़ा वेल मैनेज करने के लिए, बिल्डर्स के लिए थोड़ा रूल्स रेगुलेशन लाने के लिए, और अब ये एक्शन में आ रही थी। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इस पूरे सेक्टर को स्ट्रक्चर दे रही थी, गवर्नमेंट इस पूरे सेक्टर को ऑर्गेनाइज बना रही थी, जो ऑब्वियसली अच्छी चीज है। प्लस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने मैसिव बेनिफिट्स दिए ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। बिल्डर्स के लिए अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जेम्पशन था। रही बात अगर जो खरीद रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग में, उसको बहुत सारी सब्सिडीज मिलती थी। तो गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और सिक्लिकल भी लग रहा था, तो लग रहा था कि ये रियल एस्टेट अच्छा करेगा। अब आते हैं उस समय के इकोनॉमिक स्टैट्स में। इंडिया की पर कैपिटा बढ़ रही थी, लोगों की इनकम बढ़ रही थी, देश की जीडीपी बढ़ रही थी, और आप खुद देख दो, आप जीडीपी ग्रोइंग का ट्रेंड देखो, टिल 2017-18 ट्रेंड ऊपर ही जा रहा था, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ऐसा नहीं कि 1-2 साल जीडीपी अच्छी गई है, वो एक ट्रेंड अच्छा जा रहा था। एंड इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे थे, बैंक की इंटरेस्ट रेट वो कमिंग डाउन। तो हो ये रहा था कि लोगों की इनकम बढ़ रही है और उनकी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, और सोने पे सुहागा तो भाई ये था कि गवर्नमेंट भी इसे पुश कर रही है। तो मैं और तो ठान ली कि भाई रियल एस्टेट में घुसना है। और अगेन हम दोबारा बैंकिंग सॉफ्ट स्पॉट है, हम एनबीएफसी में गए, हमने एक और पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस की एंड स्क्रूटनाइज किया। आई क्लियरली रिमेंबर DHFL था उस टाइम पे, NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर PNB हाउसिंग था, इंडिया बुल्स हाउसिंग था, LIC हाउसिंग था, उन सब से बेटर था DHFL। इट वाज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। बस फिर क्या था, काफी महीने चले गए थे, रिसर्च हमारी अच्छी थी। मैं नित्या ने बोला कि यार मारो DHFL में दोबारा एंट्री। मई 2018 सर हम DHFL में दोबारा आ गए और हमारी एवरेज बाय प्राइस थी एट 635 रुपीज। बट अब है तो ये मार्केट्स यार, जितना भी एनालाइज कर लो, एक पॉइंट के बाद यू कैन नॉट प्रेडिक्ट थिंग्स। पता हुआ क्या, IL&FS क्राइसिस हो गई। मेरे खरीदते ही आई थिंक एक हफ्ते में IL&FS क्राइसिस आ गई। और अब वो यार, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट सच थिंग्स। तो अब मैं आपको वो क्राइसिस क्या है वो नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, बट हुआ क्या, IL&FS को चाहिए थी लिक्विडिटी, ठीक है। अब उनके पास DHFL के बहुत सारे थे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं सिक्योर्ड लोन्स। तो सपोज अगर मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, तो मुझे पता है कि वो कंपनी मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट देती ही रहेगी, जो भी डिसाइड होता है, एंड वो रिटर्न होगा ही होगा इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो बॉन्ड्स डेट में आ जाते हैं और डेट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। तो IL&FS से क्या किया, अपनी लिक्विडिटी क्राइसिस हटाने के लिए उन्होंने DHFL के बॉन्ड्स बेचना शुरू किए इन द सेकेंडरी मार्केट। आपको पता है हुआ क्या, बॉन्ड किसी ने खरीदे ही नहीं, बट इसकी ग्रेविटी मैं बताता हूँ। अब अगर एक बॉन्ड 100 रुपए का है, आपको उसमें मिल रहा है 12%, ठीक है, तो आपको हर साल कितना मिलेगा? 12 रुपए, सिंपल हिसाब है। अब बिकॉज बॉन्ड्स जब सेकेंडरी मार्केट में बेचे, किसी ने खरीदे नहीं, अब वो इमेजिन करो कि 100 रुपए का बॉन्ड बिकने लग गया 50 रुपए में, और 50 रुपए में उनको इंटरेस्ट तभी 12 मिलता था, मतलब डबल इंटरेस्ट रेट आप कमा रहे हो टेक्निकली, तभी भी वो बॉन्ड किसी ने नहीं खरीदा। और ये एक्चुअल बॉन्ड प्राइसेस की फिगर्स नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए इजी करके बता रहा हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये थी दोस्त, DHFL के बॉन्ड्स किसी ने सेकेंडरी मार्केट में लिए ही नहीं। इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ गया, लोग सोचेंगे भाई DHFL फ्रॉड है, क्या है, इसके बॉन्ड्स क्यों नहीं बिक रहे, बिकॉज ऑफ विच द शेयर प्राइस ऑफ DHFL। फिर क्या था यार, मैं और आदित्य ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी वन पैनिक, मतलब आई थिंक हम पैनिक भी नहीं थे, हम नम थे। ऐसे टाइम होता है ना कि जहाँ पे आपको पता ही नहीं हाउ टू रिएक्ट, आप बस शॉक्ड हो, आप बस खड़े हुए हो। आप मैं एकदम फ्रीज थे, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। हमारे आंखों के सामने नीचे 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 आई जा रहा है। अब वही है यार, उस समय फिर हमने सोचा नहीं लॉन्ग टर्म करेंगे, लॉन्ग टर्म रखेंगे, यार ये क्या बकवास है। बिकॉज DHFL में हमारी एक ईगो भी अटकी हुई थी यार, इस स्टॉक में कैसे हार गए, ये तो DHFL है, अपना स्टॉक है यार, ये 92% प्रॉफिट कमाया, मजाक थोड़ी है। एक ईगो थी पूरी, और उस समय शायद मैं एडमिट ना करूं, बट अब मैं एडमिट कर सकता हूं, दोनों की ईगो लगी हुई थी भाई कि हम छोड़ने नहीं वाले DHFL। और वही लॉन्ग टर्म करेंगे, हर सिचुएशन का ना प्रोज और कॉन्स होता है, और हमसे प्रोज दिखता है, हमने कॉन्स को देखा ही नहीं, पूरा अवॉइड कर दिया, बिकॉज वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द कॉन्स। हमारी ईगो ना हमें अलाउ नहीं करी थी कि इसका कॉन्स को देख लो। अब अगेन, अगर आप रियल टाइम इन्वेस्टर हो ना, तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, आपको लगेगा शायद मैं बकवास बातें कर रहा हूं, विच इज फाइन। और उसी टाइम पे ऐसे आर्टिकल आने लग गए कि राकेश झुंझुनवाला इज इन्वेस्टिंग इन DHFL, राकेश झुंझुनवाला इज इन्वेस्टिंग इन DHFL, और मेरा दिमाग और फिर गया। एवरेज लाइक इन बोथ मी एंड यार राकेश झुंझुनवाला सर कर रहे हैं, प्रूवन है, तो देखो यार इसमें गलती तो नहीं होगी, सही है, रखते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड करते गए, और उसके बाद शेयर प्राइस पिटते गए। एंड आई रिमेंबर जस्ट बिफोर कोविड, जैन 2020 में हमने शायद बेच दिए थे, मतलब वो अंदर से हार मान ली थी। इतना तो एक्सेप्टेंस आ गया था कि अब गिव अप कर दो, हाथ खड़े कर दो, तुम हार गए हो, थप्पड़ स्टॉक मार्केट से मार दिया है, एक्सेप्टेड, मूव फॉरवर्ड,
हमने बेच दिया क्योंकि टेक्निकली DHFL का स्टॉक तो पूरा डीलिस्ट हो गया उसके बाद, तो हमें चलो कुछ तो पैसे मिल गए। ये थी मेरी DHFL की पूरी परफॉर्मेंस। पहला बाय सेल था इधर, सेकंड बाय सेल था इधर। पहले बाय सेल पे मैंने हर शेयर पे 236 रुपीज कमाए थे, दूसरे बाय सेल पे हमने खोए 615 रुपीज पर शेयर। ओवरऑल नुकसान हर शेयर पे 379 रुपीज का। और आपको पता है मेरे के पास कितने शेयर थे? 1500, 5,68,000। जीरो, शून्य, खत्म, लॉस्ट 5 लाख। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। वो आई डोंट नो आप कौन से उससे आ रहे हो, बट मैं और आदित्य तो हिल गए थे यार बुरी तरह। अब व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम इट? ठीक है, अब इतने सालों बाद जब मुझे आ रहा है कि नहीं यार, अब मैंने ऐसा क्या DHFL में सीखा है। सबसे पहली चीज, रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो। मैंने कभी भी ना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया, क्योंकि यार देखो इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉप लॉस जैसी चीज नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाओगे, टेक्निकल ट्रेड्स में होता है, और मैंने वो कभी मेंटेन किया नहीं, तो आई नीडेड टू रीबैलेंस। और द सेकंड थिंग आई कुड हैव डन इज दैट कि मैं कुछ अपना वो बना लेता, या तो 200 DMA का या क्रॉसओवर का कुछ बना लेता कि चलो ये मेरा स्टॉप लॉस है, बट मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। थर्ड चीज, एकदम अटूट कॉन्फिडेंस को बोलते हैं ना, जिस स्टॉक में आप ऑलरेडी पैसे जीते हो ना अभी रिसेंटली, उस स्टॉक में दोबारा एंटर मत करो, उसको छोड़ दो। बिकॉज वहां पे जब आप एंटर करोगे ना, आपकी भाई साहब ईगो आएगी ही आएगी ऑन द टेबल। एंड फोर्थ चीज जो मैं सीखा, तुम बेटा जितना भी स्टडी कर लो, जितना भी कर लो ना, मार्केट से 1-2 बार थप्पड़ खानी पड़ेगी, बिकॉज थिंग्स लाइक IL&FS चीजें एंड थिंग्स लाइक दिस you cannot predict in the future. So आपका पोर्टफोलियो should be balanced enough to handle all this, चाहे आज जितना भी प्रॉमिसिंग लग रहा हो। ये लॉस की कहानियां तो होती ही होती हैं। As a matter of fact, ये है कि मेरे दोस्त ने कैसे नुकसान खाया था। If you would like, watch it. You love this video.